तो आज हम सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? सही उत्तर है माँ को पहचानता है। याद रखिएगा, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? सही उत्तर है किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, बालक का सामाजिकरण किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक के गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? सही उत्तर है बाल्यावस्था को कहते हैं। याद रखिएगा, बालक के गिरोह की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा, बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? सही उत्तर है बंडूरा और बाल्टर ने दिया है। याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और बाल्टर ने दिया है। मौखिक रूप से सीखने की असक्ता क्या कहलाती है? अफेजिया कहलाती है। याद रखिएगा, मौखिक रूप से सीखने की असक्ता अफेजिया कहलाती है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है रुडोल्फ गायकल। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था? सही उत्तर है आत्मा का विज्ञान था। याद रखिएगा, प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है विचारात्मक प्रक्रिया में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? सही उत्तर है 12 वर्ष होगी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। याद रखिएगा, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप अवलोकन कहलाता है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में क्या किया जाता है, क्या कहलाता है? यह फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूल संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष में घटित होता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना क्या कहलाता है? यह डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। याद रखिएगा, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना, यह क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या कहलाता है? भाषाघात कहलाता है। याद रखिएगा, भाषा अवबोधन से संबंध विकार भाषाघात कहलाता है। दोस्तों, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? 20 इंच होती है। अगला प्रश्न है, भाषा को सीखने के साधन कौन से हैं? भाषा को सीखने के साधन अनुकरण के द्वारा, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनाकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से, यह जो कि भाषा को सीखने के साधन है। याद रखिएगा, भाषा के सीखने के साधन है अनुकरण द्वारा, खेल विधि, कहानी सुनाकर, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर विधि से। अगला प्रश्न है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? सही उत्तर है 6 वर्ष तक सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम
समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव, जो कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? सही उत्तर है एल्फ्रेड बिने ने समझाया था 1904 में। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? एल्फ्रेड बिने ने। और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। कौन कौन सी? मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। अगला प्रश्न है, एल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? सही उत्तर है फ्रांस के निवासी थे। याद रखिएगा, एल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। एल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने ने दिया है। जबकि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो याद रखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने दिया है और इसके सहयोगी हैं स्टर्न, टर्मन और साइमन। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में सही कथन क्या है? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। याद रखिएगा, विकास के संबंध में सही कथन है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत किसने बताया था? यह सिद्धांत बताता है बर्तुलाकार। याद रखिएगा, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत बताता है बर्तुलाकार। जन्म के समय शिशु रोता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, जो कि गुणन कहलाता है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। डिस्कैल्कुलिया का संबंध किससे है? आंकिक अक्षमता से संबंधित विकार को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। याद रखिएगा, गणना संबंधी समस्या को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। याद रखिएगा, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया। यह कथन है लेविटर का। याद रखिएगा, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन है लेविटर का। अगला प्रश्न है, कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के क्वेश्चन के बारे में निर्णय लेने को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा कहते हैं। याद रखिएगा, कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के कौन से कारक हैं? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत कौन से हैं? जी कारक और एस कारक हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। और इनके अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है और इनके अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? सही उत्तर है गार्डनर साहब ने दिया है। याद रखिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्डनर साहब ने दिया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है? आरवी कैटल ने दिया है। याद रखिएगा, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया है। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? सही उत्तर है संज्ञानवादी। याद रखिएगा, कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी समर्थक थे। और कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? कॉलर ने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। याद रखिएगा, कॉलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था
जिसका नाम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? सही उत्तर है स्किनर साहब ने किया। याद रखिएगा, चूहे पर अपना प्रयोग किसने किया था? स्किनर साहब ने किया था। अगला प्रश्न है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। याद रखिएगा, अधिगम अंतरण से तात्पर्य है किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, तो इसे ही अधिगम अंतरण कहते हैं। गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। लिखने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है डिस्ग्राफिया कहा जाता है। याद रखिएगा, लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। याद रखिएगा, लिखने, पढ़ने और बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। आप इसे प्रैक्टिस से याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? डिसग्राफिया कहलाती है। याद रखिएगा, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिसग्राफिया कहलाती है। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? सही उत्तर है व्यवहारवादी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने को क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलर ने दिया है, और कॉलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया जिसका नाम सुल्तान था। याद रखिएगा, कॉलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी प्राणी पर किया था और जिसका नाम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखना ही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सही उत्तर है ब्रूनर साहब ने दिया है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसका सही उत्तर है। पूछा गया है आपसे, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसका सही उत्तर है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? सही उत्तर है कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर इसे तैयार किया गया है। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार की है। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3=4 है। नई शिक्षा नीति 2020 में संख्या 5 को किस चरण में रखा गया है? सही उत्तर है फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा शिक्षा शुरू होगा, सेकेंडरी लेवल से शुरू होगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा की भाषा कैसी होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा होगी। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5वीं तक की शिक्षा की भाषा कैसी होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
वोकेशनल कोर्स कहाँ से शुरू होंगे? कक्षा 6 से शुरू होंगे। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किसके विकास पर जोर देती है? प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन संबंधित गठन का क्या नाम है? इसका नाम है परख। तो गठन याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन संबंधित गठन का नाम है परख। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन है, जो कि अनुच्छेद 21 का 2002 में इसे परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 21 का 2002 में इसे परिभाषित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिलाना है। यह शिक्षा का मौलिक अधिकार है और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिलाना है। यह शिक्षा का मौलिक अधिकार है और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षा का अनुपात कितना है? 30:1 है, यानी 30:1। याद रखिएगा, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 है। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जबकि 35:1 है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? 800 घंटे व 200 दिन हैं। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? 1000 घंटे व 220 दिन हैं। आरटीई 2009 के अनुसार किस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? धारा 28 इसका सही उत्तर है। आरटीई 2009 के अनुसार किस धारा के अनुसार शारीरिक दंड देना मना है? धारा 17 इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, आरटीई 2009 के अनुसार आरटीई 2009 की किस धारा के अनुसार शारीरिक दंड देना मना है? धारा 17 इसका सही उत्तर है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। याद रखिएगा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। आप इसे ग्राफ से याद रख सकते हो। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। गणित को समझने की आवश्यकता क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया कहती है, जो कि गणना संबंधी समस्या कहलाती है। याद रखिएगा, गणना संबंधी समस्या को डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की समस्या होती है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? यह पठन विकार से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे चेतना का विज्ञान कहते थे। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते थे। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? विलियम जेम्स या वुंड ने कहा है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान वुंड ने कहा है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह वाटसन ने कहा है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? सही उत्तर है मारिया मॉन्टेसरी। याद रखिएगा, नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। अगला प्रश्न है,
भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? सही उत्तर है थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया है? यह पावलोव ने दिया है और पावलोव ने प्रयोग किया था भूखे कुत्ते पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? सही उत्तर है संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे जीन पियाजे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? अपनी 2 पुत्री एवं 1 पुत्र पर किए। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए? सही उत्तर है जीन पियाजे, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिएगा वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? सही उत्तर है 3 विद्वानों ने दिया है, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? सही उत्तर है अधिगम के द्वारा संभव है। याद रखिएगा वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? अधिगम के द्वारा संभव है। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? सही उत्तर है शैशव अवस्था में प्रारंभ होता है, जो कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है शैशव अवस्था। तो दोस्तों ये थे सीटेट सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही वन लाइनर आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।